सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 14 फरवरी की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ इन C2 जो कि एक तरह का एयर एक्सरसाइज है इसका आयोजन किया। तो आंसर होगा इसका थाईलैंड। तो कौन सा एक्सरसाइज है, क्या नाम है, याद रखना इन C2 एक्सरसाइज इसका नाम है, जो कि एक तरह का एयर एक्सरसाइज है। भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ यह भी 9 से लेकर 12 फरवरी तक। कहां पर हुआ? तो हिंद महासागर क्षेत्र में। और मुख्य रूप से बात करें तो मलक्का जल संधि के आसपास इसका आयोजन किया गया। और इसमें भारत की तरफ से सुखोई 30 MKI और IL-78 जो कि हमारा हवा में ईंधन भरने वाला विमान है, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। अच्छा, मैंने भी आपसे कहा ना कि इसका आयोजन मलक्का जल डमरू मध्य या मलक्का जल संधि के आसपास हुआ। तो यहां से एक अच्छा प्रश्न बन जाता है कि मलक्का जल संधि किनको जोड़ती है या किनको अलग करती है। तो अगर इसे मोटा मोटा देखेंगे तो आप कहोगे हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, या यूं कह दूं कि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को आपस में जोड़ती है। और किन्हें अलग करती है? तो मलेशिया और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को ये अलग करती है। ठीक है, तो ये दोनों बातें ध्यान में रखना। और वैसे मैं आपको देखो मैप में भी शो कर रहा हूँ, मैप से देखोगे तो थोड़ा ज्यादा क्लियर रहेगी चीजें। ऊपर ये मलक्का जल संधि हो गई और नीचे आप देखोगे सुंडा जल संधि है, जो कि हिंद महासागर और जावा सागर को आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अब मैं आपको थाईलैंड भी लेकर के चलूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी रिवाइज कराऊंगा। उससे पहले एक होमवर्क प्रश्न मैं आपको देता हूं। हमने यहाँ पे बात करी है मलक्का जल संधि की, मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बताया। अब इसी से मिलता जुलता एक बंदरगाह मुझे याद आ रहा है, पोर्ट, जिसका नाम है मुकल्ला बंदरगाह, मुकल्ला पोर्ट। तो प्रश्न यही है कि भाई मुकल्ला बंदरगाह कहां पर है? अभी न्यूज में था इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, एग्जामिनर भी पूछ सकता है। तो बताओ, अगर आप इस प्रश्न का उत्तर बिना देखे, बिना कहीं पे देखे देते हो तो मतलब आप बढ़िया से इसको रिवाइज कर रहे हो। और नहीं दे पाते, देखने की जरूरत पड़ती है, तो आपका रिवीजन सही से नहीं हो रहा मेरे भाई। तो इसके लिए एक ही एडवाइस दूंगा कि हमारी जो रिवीजन क्लास आ रही है मंथली के रूप में या वीकली के रूप में अभी जो आ रही है, अभी तो मैं आपको टॉपिक वाइज भी हर मंथ के बना करके दे रहा हूँ, तो वो वीडियोस आपको जरूर देखने चाहिए। क्योंकि रिवीजन ही नहीं करोगे तो फिर पढ़ने का फायदा क्या, अगर एंड टाइम पे आपको वो याद ही ना आए तो। बाकी चलो थाईलैंड पहले मैं आपको लेकर के चलता हूँ। ये रहा मैप में थाईलैंड। इसे सफेद हाथियों का देश भी कहा जाता है, इसका पुराना नाम सियाम है। इसके साथ हम मैत्री अभ्यास करते हैं, अयुत्या अभ्यास करते हैं। एक सियाम एक्सरसाइज भी पिछले साल हमने किया। और कैपिटल बैंकॉक हो गई, करेंसी है थाई बहत, प्रधानमंत्री है अनुतिन चारनविराकुल। और आपको याद होगा अभी 2025 में जो बिम्स्टेक समिट हुआ था छठवा, उसको होस्ट थाईलैंड ने किया था, अब होस्ट कर रहा है बांग्लादेश। और याद रखना अभी जो वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन की जो अध्यक्ष बनी है खुनियिंग पटामा, वो भी थाईलैंड से हैं। पिछले साल मिस का आयोजन आपको बताया वो भारत में हुआ था, तेलंगाना में 72 नंबर का एडिशन था। उसको जीता किसने था? ओपल सुचाता ने जीता था, वो भी थाईलैंड से हैं। तो ये सभी थाईलैंड से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं आपके। बाकी चलो कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी मैं आपको रिवाइज कराऊं। तो सी ड्रैगन अभ्यास हुआ था, अमेरिका ने इसका आयोजन किया था पश्चिमी प्रशांत सागर में गुआम तट पर। बहुपक्षीय अभ्यास था, भारत ने भी हिस्सा लिया। डेजर्ट हंट इंडियन एयरफोर्स ने आयोजन किया था जोधपुर राजस्थान में। खंजर अभ्यास भारत किर्गिस्तान के बीच में हुआ बिश्केक किर्गिस्तान में। वरुण अभ्यास भारत फ्रांस के बीच में हुआ अरब सागर में। कॉर्पेट और बोंगो सागर अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ बंगाल की खाड़ी में। धर्मागार्जन अभ्यास भारत जापान के बीच में हुआ जापान में। अकीमे अभ्यास पहली बार हुआ था, नेवल एक्सरसाइज है, भारत और 10 अफ्रीकी देशों के बीच में हिंद महासागर में। भारत और मुख्य रूप से तंजानिया ने मिलकर के इसका आयोजन किया। प्रचंड प्रहार अभ्यास हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर के किया था अरुणाचल प्रदेश में। इंदिरा अभ्यास भारत और रशिया के बीच में हुआ था। और ये जो नेवल एक्सरसाइज है ये चेन्नई तट पर और बंगाल की खाड़ी में हुआ था। और इनक्योस अभ्यास ग्रीस ने आयोजन किया था, ग्रीस में बहुपक्षीय अभ्यास है, भारत ने भी हिस्सा लिया था। ठीक है, तो ये सब मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, अगले में आगे बढ़ेंगे तो एक होमवर्क प्रश्न मैंने आपसे चलो पूछ लेते हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न आया था, मलक्का जल डमरू मध्य, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये किनको अलग करता है? उत्तर दो, हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देखो कि अभी 12 फरवरी 2026 को स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 202वीं जयंती मनाई गई। इन्होंने किस संस्था की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर होगा, मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूं, ये सभी स्टैटिक प्रश्न होंगे जो कई बार एग्जाम में डायरेक्ट रिपीट होते हैं। और इनका नाम अभी करंट अफेयर्स में आ गया, न्यूज में आ गया, तो स्टैटिक प्रश्न यहां से बन सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना एक एक बात। पहले मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, आपका टेस्ट लूंगा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती 19वीं सदी के महान समाज सुधारक, विचारक और आर्य समाज के संस्थापक थे। उनका जन्म हुआ था गुजरात में। कब? 12 फरवरी 1824 में।
उन्होंने कई नारे दिए, जिसमें सबसे फेमस उनका जो नारा था वो वेदों की ओर लौटो, और एक था स्वराज्य भारतीयों के लिए भारत। वे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। उसी के बाद इन्होंने ये नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। उनके बचपन का नाम था मूल शंकर, और मैंने आपको बताया किस समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज। कब की थी ये भी याद रखना, 10 अप्रैल 1875 1875 में। और उन्हें लोकप्रिय रूप से हिंदुस्तान का मार्टिन लूथर भी कहा जाता था। उन्होंने शुद्धि आंदोलन की शुरुआत भी की थी। क्यों, क्या उद्देश्य था? जिन हिंदुओं ने अपना धर्म बदल लिया है, उन्हें फिर से हिंदू धर्म में लाना है, उन्हें शुद्ध करना है, ये इसका उद्देश्य था। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी, जिसमें से सबसे फेमस पुस्तक उनकी थी सत्यार्थ प्रकाश, कई बार एग्जाम में आ चुकी है। उनका वैसे एक समाचार पत्र भी था, आर्य प्रकाश, और इन्हीं को प्रकाशित करने के लिए इन्होंने अजमेर राजस्थान में एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी की थी, और उसका नाम क्या था, वैदिक यंत्रालय। ये जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आते हैं डायरेक्ट, ये आपको कोई नहीं बताएगा। भले ये स्वामी दयानंद सरस्वती वाला प्रश्न भी न्यूज में है, करंट अफेयर्स में है, पूरे यूट्यूब में हजारों लोग करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं। हमारा तो बहुत छोटा सा चैनल है जो कहीं नजर भी नहीं आता। बड़े बड़े चैनल है जिनके लाखों सब्सक्राइबर्स होंगे, लाखों व्यूज आते हैं, वहां पे जाकर भी आप देख लेना, कोई नहीं बताएगा इतनी बातें आपको जो आपको मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल चीजों को ध्यान से सुने, और आप चीजों को ध्यान से सुन रहे हो या नहीं सुन रहे, उसके लिए हाथों हाथ में आपका टेस्ट भी लेता हूँ। अभी पता लग जाएगा कि इनमें से कितनी बातें आपको ऑलरेडी पहले से याद थी। तो अभी हमने देखा 12 फरवरी 2026 को इनकी 102वीं जयंती मनाई गई। चलो अब तैयार हो जाओ टेस्ट के लिए। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, आप यहाँ पे रीड कर सकते हो, हिंदी में प्रश्न है, अंग्रेजी वालों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतनी तो हिंदी आती है। कथन वाला प्रश्न है, कथन ध्यान से सुनना, कथन गलत है वो वाला बताना है आपको। अगला प्रश्न ये रहा, दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। एक ये रहा, हरियाणा सिविल सर्विसेज में। बाकी मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी मैं रुकूंगा नहीं, लेकिन इतना समय आपको दे रहा हूँ कि आप वीडियो को पॉज करो और आराम से पढ़ो और उत्तर बताना कि इनके उत्तर क्या होंगे। ठीक है, लगभग 6-7 प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, और ये सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और स्टैटिक प्रश्न है। तो स्टैटिक प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो याद नहीं है तो याद कर लेना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं। अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने किस रोग के इलाज में स्टेम सेल थेरेपी पर रोक लगा दी है? तो आंसर होगा ऑटिज्म। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑटिज्म के उपचार के लिए स्टेम सेल थेरेपी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दी है। क्यों किया ऐसा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑटिज्म के लिए ये स्टेम सेल थेरेपी कारगर नहीं है। मतलब ये थेरेपी ऑटिज्म का इलाज कर सकती है या नहीं कर सकती, अभी ये साबित करने के लिए कोई मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसीलिए इसे इलाज के रूप में बढ़ावा देना अनैतिक हो जाता है। यही कारण इन्होंने बता करके इसको बैन कर दिया। ऑटिज्म के इलाज में अब स्टेम सेल थेरेपी का उपयोग नहीं होगा। स्टेम सेल थेरेपी की बात करें तो पहले तो हम समझते हैं स्टेम सेल क्या है। तो यूं समझो कि हमारे की इसे मास्टर सेल कहा जाता है, जो किसी भी प्रकार की कोशिका में बदल सकती है। तो जो डॉक्टर होता है वो क्या करता है, शरीर के अन्य हिस्सों जैसे कि वसा या बोन मेरो, यहाँ से ये कोशिका निकालते हैं और प्रभावित क्षेत्र में इंजेक्ट कर देते हैं। फिर ये कोशिकाएं वहां पहुंचकर क्षतिग्रस्त ऊतकों को ठीक करती है, टिश्यूज को ठीक करती है। ये इस तरह से काम करती है। और ऑटिज्म बीमारी की अगर बात करते हैं, ऑटिज्म रोग ये किस तरह का रोग है? तो आप कह सकते हो मस्तिष्क यानी कि ब्रेन के विकास से जुड़ा हुआ एक विकार है ये। और ऑटिज्म से रिलेटेड एक डे भी होता है, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, वो हम 2 अप्रैल को मनाते हैं, याद रखना। अब ये रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई ना, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ स्टैटिक प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूं पहले। देखो सुप्रीम कोर्ट के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो 124 से लेकर 147 तक भाग 5, और 1935 एक्ट के द्वारा फेडरल कोर्ट की स्थापना होती है। उसके बाद 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना कार्य करना शुरू किया। स्थापना के समय इसमें 1 चीफ जस्टिस और 7 न्यायाधीश थे। पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे वो हीरालाल जे कानिया थे। पहली महिला जज फातिमा बीवी थी, निधन हो चुका है वैसे इनका, पद्म भूषण भी इनको दिया गया था 2024 में। सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, वो किनका रहा है? वाई चंद्रचूड़ का, जो कि डी.वाई चंद्रचूड़ के पिताजी थे। 16वें नंबर के थे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 7 साल 4 महीने तक रहे थे। सबसे छोटा कार्यकाल रहा था कमल नारायण सिंह का, 22वें नंबर के थे वो, मात्र 17 दिन तक रहे। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रिटायरमेंट एज होती है 65 ईयर। 53वें नंबर की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी जो वर्तमान में है वो 53वें हैं, सूर्यकांत उनका नाम है। और सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य क्या है? यतो धर्म है ततो जय है, जहां धर्म है वहां जय है। और एक बुक याद रखना भी न्यूज में आई थी, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, डी.वाई चंद्रचूड़ जी ने इसको लिखा है, जो कि 50वें नंबर के CJI थे हमारे।
ये बुक इंपॉर्टेंट रहेगी, एग्जाम में आएगी। अच्छा, इसी तरह की एक बुक हमारे विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर जी, इन्होंने भी एक बुक लिखी थी। इसी से मिलती जुलती एक बुक है, मैंने आपको कई बार रिवाइज कराया है, वो बुक एग्जाम में आ चुकी है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, किसी को पता है कि उस बुक का नाम क्या है? वाई से चालू होती है, WHY, वाई से। वाई, फिर आगे बताओ क्या नाम है पूरा, ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप बताओ, हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी हैं हमारे, कौन? JP नड्डा जी। इन्होंने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने के लिए देशव्यापी MDA कैंपेन शुरू किया है? तो आंसर होगा इसका तो 2027। तो हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं JP नड्डा जी, इन्होंने 2027 तक भारत से लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, जिसे आप बोलते हो हिंदी में हाथी पांव, इसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए पूरे देश में साल भर चलने वाला एक सामूहिक औषधि वितरण अभियान है, इंग्लिश में बोलोगे तो मास ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कैंपेन, इसको चलाया है, शुरू किया है। मतलब इसमें क्या होगा, जो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता होंगे वो घर घर जाकर के फाइलेरिया, फाइलेरिया मतलब यही बीमारी की हम बात कर रहे हैं, जिसे आप बोलते हो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस बोल दो, हाथी पांव बोल दो, या फाइलेरिया बोल दो, तो इससे बचाव के लिए मुफ्त में गोलियां घर घर जाकर के वो खिलाएंगे, मतलब दवाई देंगे। ठीक है, तो इस अभियान का ये उद्देश्य है। अब किस बीमारी की बात हो रही है? लिम्फेटिक फाइलेरियासिस की, जिसे हाथी पांव बोलते हैं या फाइलेरिया भी बोलते हैं। याद रखना, वैसे हमारा इसको खत्म करने का लक्ष्य 2027 है, लेकिन वैश्विक लक्ष्य इसको खत्म करने का 2030 है। अच्छा, इसका पैथोजन क्या है, रोग कारक? तो आप कहोगे वुचेरेरिया ब्रेन क्राफ्टी नामक परजीवी धागे जैसे नेमाटोड कृमि के कारण ये होता है, नेमाटोड कीड़ों के कारण ये होता है। और ये परजीवी हमारे शरीर के लसिका तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम को प्रभावित करते हैं। और ये परजीवी किसी संक्रमित व्यक्ति से किसी स्वस्थ व्यक्ति में किस तरह से जाते हैं या फैलते हैं? तो मच्छरों के द्वारा। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखना। अब यहाँ पे जो मैं आपको शीट रिवाइज कराऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। कुछ इसी तरह के टारगेट है हमारे, कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट लक्ष्य हैं, वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। आप देखना इसमें से कौन कौन से लक्ष्य आपको पता है। जैसे कि एनीमिया को खत्म करने का हमारा लक्ष्य है 2047। टीबी को खत्म करने का लक्ष्य 2025 था, हुआ नहीं, फिर से बढ़ा देंगे। उसके अलावा मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य 2030 है। ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य 2047। नेट कार्बन जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य 2070। चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने का लक्ष्य 2040 और खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य 2035। इसरो ने कहा था कि भारत का लक्ष्य है 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष का निर्माण करना। भारत का लक्ष्य कुष्ठ रोग मुक्त बनना है, कब तक? 2027 तक। और भारत सरकार ने कहा था कि 2030 तक 10,000 GI टैग प्रोडक्ट देना है, मतलब ये हमारा लक्ष्य है। भारत का 2030 तक कितना रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट का लक्ष्य है? तो 500 गीगावाट करनी है। और भारत ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस इसको बोलते हैं, या हाथी पांव बोलते हैं, या फाइलेरिया आप बोल दो, इसको कब तक खत्म करने का लक्ष्य है? आज ही हमने प्रश्न में पढ़ा है ये, 2027। और भारत सरकार ने 2030 तक 10,000 GI टैग, ये ऊपरी वाला प्रश्न फिर से रिपीट हो गया। और परमाणु मिशन के तहत भारत ने वर्ष 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा? 100 गीगावाट। केंद्र सरकार ने कब तक नक्सल मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य रखा था या घोषणा की थी? मार्च 2026। देश में खसरा रुबेला को खत्म करने का लक्ष्य 2026 रखा गया है। उसके अलावा अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र है पेरू देश में, उसके अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बन जाएगा? 2050। और भारत सरकार का लक्ष्य है 2030 तक पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करना, और ऐसा करने वाला पहला राज्य मिजोरम बन चुका है। उसके अलावा ये खसरा रुबेला मुक्त लक्ष्य हमने देख लिया 2026, और नक्सलवाद मतलब प्रश्न भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो मजा आया, शीट अच्छी लगी? सारे क्वेश्चन देखो इस तरह के लक्ष्य वाले मैंने आपको एक साथ रिवाइज कराया, और सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें से हो सकता है बहुत से आपको याद भी हो, लेकिन अच्छा है ना, फिर से रिवाइज हो गया, तो ध्यान रखना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारत की पहली म्यूजिकल रोड का भी अनावरण कहां पर हुआ? तो आंसर होगा मुंबई में। तो अभी 11 फरवरी को भारत की पहली म्यूजिकल रोड का भी उद्घाटन किया गया, कहां? मुंबई में, मुंबई के कोस्टल रोड पर। और यहां पर सड़क के किनारे लगभग आधा किलोमीटर के हिस्से पर एक विशेष तरह के स्ट्रिप्स या खांचे, आप देखोगे तो देख सकते हो फोटो में, इस तरह के बनाए गए हैं, साइड में स्ट्रिप्स लगाए गए रोड पे। और इस तरह से इनको सेट किया गया कि जब भी कोई गाड़ी 70 से लेकर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इन पर चलेगी, तो उसकी रगड़ से वाइब्रेशन उत्पन्न होंगे, तो एक साउंड निकलेगा। और वो साउंड इस तरह से आपको सुनाई में देगा कि एक गाना है, स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी आई थी, उसका एक सॉन्ग है जय हो, तो उसकी तरह आपको साउंड आएगा, म्यूजिकल साउंड। अभी यूट्यूब में बहुत चल रहा है ये वीडियो, आपने सुना भी होगा।
मैं आपको सुना भी देता हूँ वो वीडियो किसी का लगा करके, लेकिन भरोसा नहीं है, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए तो आजकल यूट्यूब बहुत सख्त होता है। वैसे ही अपना चैनल ग्रो नहीं कर रहा, कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया, बंद हो गया तो क्या मतलब रह जाएगा। लेकिन सुना होगा आपने, नहीं सुना तो सुनना, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, कुछ इनोवेशन हुआ, ये अच्छा लगा। इस तरह की चीज़ें होती है तो। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि लोग इसे सुनने के लिए अपनी स्पीड को कम करेंगे। तो स्पीड को मेंटेन करना, भाई इतनी स्पीड पे आपको चलाना है, तो यही इसका उद्देश्य है। और इसे हंगेरियन विशेषज्ञों की मदद से तैयार किया गया। लागत आई है 6.21 करोड़ रुपए। अच्छा, इसी तरह से रोड से संबंधित कुछ प्रश्न आपके बनते हैं, मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। आपको याद हो तो भारत और मोरक्को को सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है। और मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था कि सड़क नेटवर्क के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है, पहले पे अमेरिका है, जबकि मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है, चाइना और अमेरिका के बाद में। और संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह ये मनाया जाता है 12 से लेकर 18 मई तक। भारत का पहला एआई संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम कहां पर लॉन्च किया गया था? दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे पे। और किस एक्सप्रेसवे पे भारत का सबसे लंबा पशु वन्यजीव ओवरपास कॉरिडोर बना? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, लंबाई है 1.2 किलोमीटर की। सड़क सुरक्षा के लिए एआई का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। एनएचएआई नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे 45 के एक हिस्से पर भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षा सड़क को शुरू किया था, जिसकी लंबाई 11.96 किलोमीटर। और अभी दिल्ली ने सभी सड़क संकेतकों पर जो साइन बोर्ड्स होते हैं उन पर क्यूआर कोड लगाने का फैसला किया था। बाकी ये भी देखो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये शुरू होती है सन 2000 में। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत है। और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह ये 11 से लेके 17 जनवरी तक मनाया जाता है। और याद रखना, भारत की पहली बायो बिटुमिन नेशनल हाईवे ये महाराष्ट्र के नागपुर जिले में आपको मिलेगा। 1 किलोमीटर के क्षेत्र में 1 किलोमीटर रोड पर इसको बनाया गया था, नेशनल हाईवे 44 पे। यह प्रश्न आ चुका है आपका एग्जाम में। और भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक कहां पर बना है? यह भी आ चुका है एग्जाम में, हैदराबाद में, जिसका नाम है हेल्थ वे। 23 किलोमीटर लंबा था ये। और दुनिया का पहला बांस क्रश बैरियर कहां पर स्थापित किया गया था? महाराष्ट्र में। देश की पहली स्टील सड़क ये आपको मिलेगी सूरत में। ठीक है, तो ये सड़क से संबंधित सारे प्रश्न मैंने आपको रिवाइज कराया, ध्यान में रखना। अब एक होमवर्क प्रश्न मैंने फिर से आपसे पूछ लिया, बताओ भारत का पहला जैव बिटुमिन राजमार्ग ये कहां पर बनाया गया था? हम अगला प्रश्न देखते हैं, अभी मैंने आपको पीछे बताया भी है। फिर अगले में पूछ रहे हैं, केंद्र सरकार 300 करोड़ की लागत से अगली पीढ़ी की सुनामी चेतावनी प्रणाली का क्षेत्रीय सेवा केंद्र कहां पर शुरू करेगी? तो आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो भारत सरकार अंडमान निकोबार के स्वराज द्वीप, जिसे पहले हैवलॉक द्वीप के नाम से जानते थे, इस पर 300 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक क्षेत्रीय सेवा केंद्र यानी कि रीजनल सर्विस सेंटर बना रही है। बनाने का उद्देश्य, ये जो केंद्र है ये समुद्र के नीचे केबल बिछाकर भूकंप और ज्वालामुखी से आने वाली सुनामी का तेजी से पता लगा करके भारत और पड़ोसी देशों को सतर्क करेगा। मतलब समुद्र से आने वाली सुनामी की पूर्व चेतावनी देगा ताकि जान माल की सुरक्षा हो सके। इससे पहले जो हमारा पुराना सिस्टम है वो केवल भूकंप का पता लगाता था, पर इस नई तकनीक से हमें पानी के अंदर भूस्खलन और ज्वालामुखी जैसी घटनाओं से पैदा होने वाली सुनामी का भी पता चलेगा। तो इसके लिए समुद्र के अंदर लगभग 270 किलोमीटर तक हाईटेक केबल बिछाई जाएगी, जो सैटेलाइट से भी तेज और सटीक डेटा हमको देगी। और ये केंद्र संचालित होगा किसके द्वारा? इनकॉइस के द्वारा, मतलब इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। अच्छा, ये इनकॉइस के बारे में अभी 2-4 दिन पहले ही हमने पढ़ा था, याद आया। अभी इसने अपना स्थापना दिवस मनाया था और इस मौके पर यहाँ पे जो चीफ गेस्ट आए थे, इसरो के चेयरमैन वी नारायणन जी, उन्होंने इसके 2-3 एप्लीकेशन पोर्टल को लॉन्च किया था, जैसे कि जेली AIIP, समुद्र 2.0 मोबाइल ऐप और सिवास नाम से एक अर्ली वार्निंग सिस्टम। याद आया, पढ़ा था हमने। और आपको याद होगा पिछले साल सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी इसको दिया गया था। इसकी स्थापना होती है फरवरी 1999 में और मुख्यालय इसका आपको मिलेगा हैदराबाद में। तो वही इस केंद्र को भी संचालित करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। बाकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये बनेगा, तो अंडमान निकोबार में आपको लेकर के चलता हूँ। चलो देखो, कैपिटल इसकी पहले पोर्ट ब्लेयर थी, अभी भी वही है, लेकिन इसका नाम बदल दिया गया, श्री विजयपुरम कर दिया। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी हैं। और हमने पढ़ा था
कि वर्जिन नारियल तेल को, यहाँ का वर्जिन नारियल तेल उसको जीआई टैग मिला था। राष्ट्रीय कोरल रीफ रिसर्च सेंटर भी बनाया जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। यहाँ पे एक चिड़िया टापू स्थान है, वहां पर बनाया जाएगा और ये भारत का पहला कोरल रीफ अनुसंधान संस्थान होगा। कुछ स्टैटिक भी याद रखना, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको सैडल पीक कहते हैं, और भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वॉल्केनो, वो बैरन द्वीप पर बैरन ज्वालामुखी है। और वैसे ये हमेशा सबको ही बताएंगे, आपको हर कोई बताएगा भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है उसका नाम बताओ, बैरन द्वीप पे बैरन ज्वालामुखी। सब बच्चा इसको राइट करके आएगा। लेकिन अगर एग्जामिनर थोड़ी सी चालाकी कर ले और वो पूछ ले कि भाई भारत का दूसरा जो प्रमुख ज्वालामुखी है उसका नाम बताओ, तो याद रखना नारकोंडम है। ये भी वैसे आपको अंडमान निकोबार में ही मिलेगा, पर ये इनएक्टिव स्टेट में है, इसीलिए कहा जाता है कि भारत का पहला और एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, इसलिए शब्द यहाँ पे लगाया जा रहा है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो, ये है बैरन द्वीप पर बैरन ज्वालामुखी। लेकिन दूसरा भी आप याद रखो, एग्जामिनर हटके पूछ सकता है, नारकोंडम दूसरे वाले का नाम है, अंडमान निकोबार द्वीप में ये भी है ना। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये प्रश्न आप देख सकते हो, आपका एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसको आप खुद से सॉल्व करो, आपको पता लगेगा कि प्रश्न किस तरह से एग्जाम में बनते हैं और आप क्या पढ़ के जा रहे हो। जो सब बच्चे पढ़ के जा रहे हैं वो भी आप पढ़ के जा रहे हो, लेकिन वहां जाके इस तरह के जब प्रश्न आ जाते हैं तो फिर वहां पे एक ही आवाज आती है, अरे यार जो मैं याद करके आया था वो तो इसने प्रश्न में दे दिया और पूछ कुछ और लिया। ठीक है, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन ये कहां पर शुरू हुआ, तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन स्थापित किया गया। ये एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण है, मतलब यहाँ पे लगभग 50,000 रंग बिरंगे ट्यूलिप फूल खिलते हैं, लोग इनको देखने के लिए आते हैं। तो प्रश्न इसीलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन बन गया है, क्योंकि पहला वाला आपको मिलेगा श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। अच्छा, यहां से एक प्यारा प्रश्न बनता है, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। पहले मैं आपसे पूछता हूं, आप बताना इसका उत्तर कि कौन सा देश ट्यूलिप फूलों के उत्पादन और निर्यात में दुनिया में टॉप पर है। ट्यूलिप गार्डन के बारे में आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन अगर उससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएगा तो क्या करोगे, तो याद रखना अब इसका नाम है नीदरलैंड। नीदरलैंड को विश्व की फूलों की दुकान, फ्लावर शॉप ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। मैं आपको शो भी करता हूं, देखो मजाक नहीं कर रहा हूं, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, आप देख सकते हो, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी। अब बात हमारे हिमाचल प्रदेश की है, तो ये रहा मैं अपने हिमाचल प्रदेश, इसको भी रिवाइज करते हैं। पहले तो कुछ स्टैटिक देखो, जैसे इसकी 2 कैपिटल है, समर कैपिटल शिमला हो गई, विंटर कैपिटल धर्मशाला हो गई, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ल, शिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा चला दर्रा आपको यहाँ मिल जाएगा, पोंग बांध मिलेगा व्यास नदी पर, पंडो बांध भी यहाँ पर है, बागड़ा नांगल बांध है सतलुज नदी पे, चमेरा बांध है रावी नदी पे, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदरकिला नेशनल पार्क, किरगंगा नेशनल पार्क, सिंबलबारा नेशनल पार्क है यहाँ पे। राजकीय पशु हिम तेंदुआ हो गया, राजकीय पक्षी है जुजुराना वेस्टर्न ट्रोगोपेन, वृक्ष है देवदार का, फूल है गुलाबी बुर्रांश या पिंक रोडोडेंड्रोन भी कहते हैं, नाटी डांगी छपेली यहाँ के लोक नृत्य हो गए। तो ये सब पॉइंट्स यहाँ से याद रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, तो आंसर होगा 12 फरवरी को। तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस याद रखना हर साल 12 फरवरी को मनाया जाता है, इस बार ये 68वां राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। अच्छा, 12 फरवरी को ही क्यों भाई, क्योंकि राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना होती है 12 फरवरी को, 12 फरवरी 1958, 1958, इसीलिए 12 फरवरी को। अच्छा, इस परिषद की स्थापना किसने की थी, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने, जिसके मंत्री आज पीयूष गोयल हैं। वैसे याद रखना 12 से लेकर 18 फरवरी तक राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह भी मनाया जाता है। और इस बार थीम क्या है इसकी, थीम है विकास के इंजन के रूप में क्लस्टर एमएसएमई में उत्पादकता को अधिकतम करना। इंग्लिश में बोलोगे क्लस्टर एज ग्रोथ इंजन मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी इन एमएसएमई। तो ये हो गया हमारा राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। चलो फरवरी के एक बार सारे इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस था, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे, 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय शून्य सहनशीलता दिवस, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और सेफर इंटरनेट डे भी मनाया गया इस बार, 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 11 फरवरी को ही एंटी स्मगलिंग डे और विश्व यूनानी दिवस, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस और वर्ल्ड रेडियो डे के रूप में मनाया गया। तो ये फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, और आपके लिए ये एक और होमवर्क प्रश्न रख दिया मैंने, एमपी पटवारी में पूछा गया प्रश्न है। बताओ भाई मेरे, उत्तर क्या हो गया, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना वर्ष आपसे पूछा है।
स्टैटिक प्रश्न ही है एक तरह से, और मैंने आपको बताया तो आप बताओ। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में थान्या सी नाथन किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है? तो आंसर होगा केरल। तो याद रखना, थान्या नाथन सी इनका नाम है और ये केरल की पहली दृष्टिबाधित मतलब ब्लाइंड, जिन्हें दिखता नहीं है, तो ब्लाइंड महिला न्यायाधीश बनी है ये। उन्होंने भी केरल न्यायिक सेवा परीक्षा में दिव्यांग श्रेणी में टॉप किया। वे कन्नूर की निवासी हैं और इस तरह से आप कह सकते हो वे केरल की नहीं, देश की पहली दृष्टिबाधित जज है। और ऐसे ही बच्चों के लिए एक लाइन कही जाती है कि पंखों से कुछ नहीं होता साहब, हौसलों से उड़ान होती है। अब ये इस तरह की पहली महिला बनी है। बाकी देखो कुछ और महिलाएं मैं अभी न्यूज में रही थी, वो पहले आपको रिवाइज कराता हूँ। आपको याद होगा मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी थी नेमचा किगपेन। महाराष्ट्र की अभी पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी थी सुनेत्रा पवार, अजीत पवार की बीवी। और रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली महिला पायलट हंसजा शर्मा। अभी गणतंत्र दिवस परेड 2026 में सीआरपीएफ की पुरुष टुकड़ी को लीड करने वाली पहली महिला सिमरन बाला। साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला काम्या कार्तिकेयन। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ। आरपीएफ की पहली महिला डायरेक्टर जनरल सोनाली मिश्रा बनी थी। तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में चांग क्रेंडल मानवीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो उत्तर होगा डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश। तो चांग क्रेंडल मानवतावादी पुरस्कार ये 2017 में स्थापित किया गया एक प्रतिष्ठित सम्मान है। ये सम्मान वैश्विक स्तर पर मोतियाबिंद के उपचार में असाधारण मानवीय योगदान को मान्यता देता है। इसमें पुरस्कार राशि के रूप में $1,00,000 मिलते हैं। तो नेत्र देखभाल और मोतियाबिंद उन्मूलन के लिए काम करने वाले व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया जाता है। अभी 2 भारतीयों को दिया गया, डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश को। मतलब अभी दिया जाएगा, इनको चुन लिया गया इस पुरस्कार के लिए। ये दोनों पुडुचेरी से बिलोंग करते हैं। कहां पर दिया जाएगा इनको? वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में, अभी अप्रैल के महीने में दिया जाएगा। तो हमने कहा कौन सा पुरस्कार है? चांग क्रेंडल मानवतावादी पुरस्कार है, जो कि स्थापित हुआ था 2017 में। कौन देता है? तो एक फाउंडेशन है ASCRS, यानी कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी, और इसको स्थापित किया था डेविड और विक्टोरिया चांग ने। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है अगर पूछेंगे तो याद रखना, मोतियाबिंद के उपचार में असाधारण मानवीय योगदान के लिए दिया जाता है ये। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि नेत्रों के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ आईज, तो ऑप्थेमोलॉजी कहते हैं, याद रखना ऑप्थेमोलॉजी। अब अवार्ड वाला प्रश्न है, कुछ और अवार्ड्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, अभी ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड पाने वाले पहले एशियाई बने थे अनंत अंबानी। पेटा इंडिया 2025 पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया रवीना टंडन को। पहले फीफा शांति पुरस्कार दिया गया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। और पोलोस मार्क ग्रेगोरियस अवार्ड डॉक्टर टेसी थॉमस को मिला, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहते हैं इनको। लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 वेल्लामला सिमन्ना को मिला, तेलुगु लेखिका है। मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार 2025 मोहम्मद लतीफ खान। 2025 का टर्नर पुरस्कार नन्नेना कालू को, स्कॉटलैंड से है। भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न दिया गया जयंत विष्णु नार्लिकर को मरणोपरांत मिला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजराइल शांति पुरस्कार भी मिला। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 मारियांगिला हंगरिया को मिला, ब्राजील से है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 वर्षा देश पांडे को महाराष्ट्र से है। कैंटर आर मिलर अवार्ड IUCN के द्वारा दिया जाता है, सोनाली घोष को दिया गया था। यह अवार्ड पाने वाली वो भारत की पहली महिला बनी थी। सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, ध्यान में रखना। अब आपके लिए ये एक प्रश्न है, देखो बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था, बताओ उत्तर क्या होगा इसका। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो भाई लोग कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियोस को सपोर्ट जरूर करना। सपोर्ट करने के लिए आप इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, जरूर करना यार। बड़ी उम्मीदें रहती है मुझे आप लोगों से कि आप सपोर्ट करोगे मुझे भी। आज दूसरे जो बड़े बड़े चैनल्स हैं जिन पे लाखों व्यूज आते हैं, कैसे आए, उनके स्टूडेंट्स ही उनको सपोर्ट करते हैं, तो एक आस मुझे भी रहती है आप लोगों से। बाकी अगर कोई स्टूडेंट पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, पहली बार क्रैक एग्जाम चैनल पे पढ़ रहे हैं, तो बताइएगा कैसा लगा आपको सेशन। पूरे दिन भर मेहनत करने के बाद मैं भी आपके व्यूज जानना चाहता हूँ कि कैसा लगा आपको। बाकी PDF इनकी डेली आपको मिल जाती है, फ्री होती है। मॉक टेस्ट आप लगाइए, रिवाइज करते रहिए। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे मिलती है दोनों, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बाकी चलो भी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं सेशन एंड करते हुए। और हाँ, टॉपिक वाइज जितने भी वीडियोस आ गए हैं, भी 7-8, वो सभी देख लेना। आज फेस्टिवल वाला आ जाएगा। चलो अभी रिवाइज करते हैं।
तो कल पहला प्रश्न पूछा था, चक्रवात गेजा ने किस देश में अभी तबाही मचाई? तो मेडागास्कर। लखपति बिटिया योजना शुरू की दिल्ली ने। फिर पूछा, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ब्रह्मपुत्र की बाढ़ और कटाव के मैनेजमेंट के लिए किसे $182 मिलियन का ऋण देने की मंजूरी दी? असम। और महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत की रैंक 131। दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया शिखर धवन को। राष्ट्र महिला दिवस मनाया गया 13 फरवरी, रेडियो दिवस भी होता है। और T20 विश्व कप में अर्धशतक जड़ने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज बने ईशान किशन। और भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग एस्ट्रोनॉट बन गए हैं आदित्य पांड्या। और आखिरी प्रश्न था, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, इस बुक के लेखक कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा, सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग लैब पारंगत का उद्घाटन ये कहां पर किया गया था? तो सही उत्तर होगा पंजाब। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।